तो फिलहाल सुज़लोन एनर्जी के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग, एक गेम चेंजिंग टाइम पीरियड चल रहा है। क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर है, उसका 52 वीक लो अराउंड ₹7 के आसपास है एंड उसका 52 वीक हाई वो ₹39 के आसपास है। मतलब पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर ₹7 से 39 पर आ गया, मतलब 500 से 600% तक की ग्रोथ आ गई। हालाँकि ये वही कंपनी जो पिछले 15-16 सालों से लगातार लॉस कर रही है, जिसके ऑपरेशंस नेगेटिव हो रहे हैं, कि जिसका सर्वाइवल तक खतरे में पड़ चुका था। तो अगर शुरू से शुरू करें तो 1995 में मिस्टर तुलसी टंटी ने सुज़लोन एनर्जी की स्थापना की थी एंड अगले 10 साल के अंदर ही कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव एंड पॉपुलर हो चुकी है। अब इसी ग्रोथ के बीच कंपनी ने 2005 में अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा था। अब इसके बाद क्या था, कुछ ही समय में जो इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं, कि जिसमें अजीम प्रेमजी, अंबानी, मित्तल के साथ साथ अब तुलसी टंटी का भी नाम आने लग गया था। पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी रेन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी बन गई थी। अब इसी सक्सेस के बीच में कंपनी में एक ट्विस्ट आया, जो कि इन्होंने खुद ही लाया था। तो हुआ ये कि इतनी सक्सेस के बाद कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लग गया, अनाप शनाप फंडिंग आने लग गई। तो एज अ वे ऑफ एक्सपांशन मिस्टर तुलसी टंटी ने स्क्रैच स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया, कि जिसमें इन्होंने ये किया कि कंपनी का जो मेन काम है, मतलब विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दर मेंटेनेंस करना, तो इन्होंने इसी इंडस्ट्री में वर्टिकल इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया। अब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसको शॉर्ट में ये कहा जाएगा कि मतलब एक जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी सप्लाई चेन में जितने भी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक रॉ मटेरियल से लेके फिर उसे प्रोसेस करना, फिर उसे प्रोसेस करना, फिर आगे प्रोसेस करके जब एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये जितने भी स्टेजेस हैं, इन सभी स्टेजेस में या इनमें से कुछ स्टेजेस में एंटर करना है, कि जैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाए। तो अब यहाँ से आगे सुज़लोन ने क्या किया कि विंड टर्बाइन में लगने वाले कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया एंड इसीलिए 2006 में कंपनी ने एक गियर बॉक्स मेकिंग कंपनी हेंसन ट्रांसमिशंस को एक्वायर किया एंड 2007 में दो जर्मन कंपनीज, एक रीपावर एंड दूसरी सेवियन विंड एनर्जी सॉल्यूशंस को एक्वायर किया था। तो इस तरह से कंपनी ने जो भी एक्विजिशंस किए थे, ये सारे के सारे एक्विजिशंस में कंपनी का खुद का पैसा लगभग ना के बराबर था। सारा का सारा पैसा जो है वो बैंक लोन था, या तो फिर जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जो सुज़लोन है, उसके स्टेक सेल करके इन्होंने ये एक्विजिशंस किए थे। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब यहीं से इनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया। तो अब हुआ ये कि कंपनी को इंटरनेशनली बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लग गए थे, कि जिसमें सुज़लोन मेड विंड मिल ब्लेड्स में फॉल्ट निकलने लग गया था, कि जिसने सुज़लोन मेड प्रोडक्ट्स में एक डाउट क्रिएट कर दिया। अब इस पूरे मैटर से निकलने के लिए कंपनी को $100 मिलियन की कॉस्ट लग गई। अब कंपनी जैसे ही यहाँ से बाहर आई, यहाँ पे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लग गया, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। और ऊपर से कंपनी का जो टोटल मार्केट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में था, मतलब फॉरेन कंट्रीज में था, कि जहाँ पे इस पूरे क्राइसिस का सबसे ज्यादा असर हो रहा था। तो एक तरफ पार्टीज के पेमेंट आ नहीं रहे थे, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा था, क्योंकि कंपनी के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा मैटर यही करता है। फिर भी सुज़लोन ने कुछ समय तक मैनेज किया, लेकिन फिर फाइनली 2011 में $209 मिलियन बॉन्ड रीपेमेंट में कंपनी डिफॉल्ट हो गई। तो अब एक तरफ जब कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं। एंड अगेन जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो गवर्नमेंट का फोकस था, वो विंड एनर्जी से हट के पूरी तरह से सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने लग गया था। एंड कुछ सालों तक तो विद इन अ कंट्री सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए ही टेंडर्स पास हो रहे थे। तो मतलब डिमांड जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, कि जिसने कंपनी की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया था। एंड यही होता है कि जब भी किसी सेक्टर को अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वो सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिनों आप देख रहे हो कि जो डिफेंस सेक्टर है, जो रेलवे सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो डिजिटल कंपनीज है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है यूनियन बजट्स में एक बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट इन सेक्टर्स के लिए एज अ बजट अलॉट की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं मैटर करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सुज़लोन के लिए या फिर पूरी विंड इंडस्ट्री को, जिसको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ने बिडिंग प्रोसेस में कुछ ऐसे चेंजेस किए कि जिसकी वजह से सुज़लोन पूरी तरह से खत्म होने लग गई थी। मार्केट के अंदर एनविजन एंड जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी, जिससे कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था और सुज़लोन जो है वो डूबती ही चली गई। वही सुज़लोन जो 2010-11 में मार्केट लीडर थे, जो कि 2020-21 में उनको सर्वाइव करना तक भारी पड़ गया था। लेकिन फिर फाइनली कंपनी ने एज अ सॉल्यूशन डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया, कि जिसके तहत इन्होंने इनकी जो भी फिजिकल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड्स हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए, जो तरह तरह की ये जो एक्विजिशंस किए, इन सबको इन्होंने 1 by 1 सेल करना स्टार्ट किया, ताकि डेट को नीचे लाया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे 2015 में इन्होंने एनविजन को सेल कर दिया, जो कि एक लॉस मेकिंग डील थी, लेकिन करना भी जरूरी था।
क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर अपनी एसेट्स को सेल करके अगर कंपनी अपने डेट को मैनेज कर लेती है या तो किसी तरह कम से कम कर देती है, तो अब कंपनी अपने एक्चुअल बिजनेस पर फोकस कर पाएगी। ठीक है, कंपनी की साइज बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट फोकस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह से करते करते कंपनी ने आज की डेट में अपना डेट जो है वो बहुत ही कम कर लिया है, जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो उनकी नेट प्रॉफिट पे दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज की वजह से जो इम्पैक्ट आना है वो अभी तक नहीं आया, स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी उतना नहीं आया। ये सब एक्सेप्शनल आइटम्स के थ्रू या तो ये जो डेट कम किया इसकी वजह से ये इम्पैक्ट दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि रिसेंटली ये जो 1 साल में कंपनी की शेयर प्राइस में इतनी तेजी आई है उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पॉजिटिव आउटलुक, अगेन गवर्नमेंट। क्योंकि यूनियन बजट में 2023-24 में निर्मला सीतारमन ने सप्तऋषि को मेंशन किया था, मतलब 7 ऐसे डायरेक्शंस, ऐसे सेक्टर कि जहां पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस होगा। इन 7 में से, इन सप्तऋषि में से एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करना। अकॉर्डिंग टू MNRE 2030 तक इंडिया के अंदर 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जनरेट की जाएगी। एंड इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हर साल 10 गीगावाट विंड एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा। फिलहाल जो G20 समिट हुआ था वहां पर भी ये ग्रीन एनर्जी का जो मुद्दा है इसको हमेशा टॉप पे रखा गया था। और आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जो भी ये दुबई में मीटिंग हो रही है, जो ये फ्रांस में मीटिंग हो रही है, हर जगह मतलब जो भी ग्लोबल मीटिंग्स हो रही है वहां पे इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमेशा टॉप पे रखा जा रहा है। इसके अलावा जो एक बड़ी चीज है वो ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार इंप्रूव हो रही है, कंपनी की रेटिंग्स लगातार पॉजिटिव हो रही है। एंड इसके अलावा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म जो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने के चांसेस हैं। तो कंक्लूजन में बस इतना है कि कंपनी के फेलियर के पीछे जो सबसे मेन रीजन थे वो क्या थे, तो वेरी हाई डेट एंड वेरी लो डिमांड। फिलहाल की जो सिचुएशन है वो क्या हो गई है कि वेरी लो डेट एंड वेरी हाई डिमांड। यही वो शायद सबसे बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।